यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो BCW है, BPSC कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, ये इसका टेस्ट सीरीज यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। पहले यहाँ पर देख चुके थे, तो दूसरा नंबर टेस्ट यहाँ पर अभी 20 तारीख हुआ है, इसको देखेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में इसको करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक मनुष्य या पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। मनुष्य या पौधों के लिए उपयोगी इनमें से कौन सा कवक नहीं है। देखो, जो यहाँ पर राइजोपस होता है ये यहाँ पर उपयोगी नहीं होगा, राइट। यीस्ट का उपयोग मदिरा और ब्रेड बनाने में यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो माइकोरजा है, यह पौधे की जड़ में सजीवी रूप से पाई जाती है और यहाँ पर मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशोषण करके यहाँ पर बेहतर सहायता करता है, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेंसिलियम नोटेटम, ये जो है, ये जो रहेगा, इसको भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एंटीबायोटिक जो दवा है वो बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर राइजोपस के यहाँ पर क्या है, वह कवक है जो रोटी या ब्रेड में नमी और गर्मी के कारण उत्पन्न होता है। ये सफ़ेद रुई जैसे फफूंद में के रूप में उगता है, जो बाद में काले रंग के बीजाणु जो वहाँ पर बनाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ पूछा था मनुष्य या पौधों के उपयोगी नहीं है, तो राइजोपस यहाँ पे उपयोगी नहीं होगा। क्वेश्चन 2, सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। यह पौधा किस महाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिनकोना वृक्ष की जो पश्चिमी हमारी दक्षिण अमेरिका है, पश्चिम दक्षिण, उसमें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अंडीज यहाँ पर जंगलों में मूल निवासी होता है, ठीक है। इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया के नाम जो नम पर्वत है, उसमें यहाँ पर 1600 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है, याद रखना है। और भारत में कहाँ पर है, भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और यहाँ पर दार्जिलिंग क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से दक्षिण अमेरिका, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों पर बताने कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। जीन शब्द की रचना मेंडल ने की थी, राइट। पहली बात क्या होगी, तीसरी की पहली बात जो हमारी है यहाँ से, ये इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीन के शब्द की जो रचना थी 1909 में, ठीक है। कब, 1909 में। किसने की थी, ये डेन जो मार्क के वहाँ पे वनस्पति शास्त्री थे, विल हेल्स, उन्होंने यहाँ पे इसकी रचना की थी, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, जीन क्रोमोसोम गुणसूत्र में उपस्थित होता है, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली बात यहाँ से करेक्ट है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है पौधों और जंतुओं की दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, पहला बात सही है। दूसरी, कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का यहाँ पर पावर हाउस कहा था, ये गलत है, क्योंकि कार्ल बेंडा थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर जो सर्वप्रथम नाम गाड़ा था, है ना, नाम बताया था। यहाँ पर इसकी पावर हाउस नहीं कहा था। पावर हाउस किसने कहा था, ये कहा था जो फिलिप इसके वेंच थे, उन्होंने यहाँ पर कहा था, ये गलत हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन के दौरान कुल 38 एटीपी बनते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो 1 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, पूछा सही कौन सा होगा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पर पूछा कौन सा सही है, 1 और 3, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, से ये प्रदान किया गया था मारियांगेला हंगारिया को, ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील की सूक्ष्म जीव विज्ञानी मारियांगेला हुंगरिया थी, उनको प्रदान किया गया था। इनका कार्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 15 न्यूटन का बल एक वस्तु में 3 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, छठे का आंसर हो जाएगा, जो इसका द्रव्यमान होगा ये हो जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है, कितना होगा 5 न्यूटन की जब द्वितीय नियम है उसके आधारित यहाँ पर है, ये बोलता है कि एफ पर जो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एफ जहाँ पर बल, एम द्रव्यमान और एक त्वरण, इसके हिसाब से आप रखोगे फॉर्मूला, तो आंसर हमारा 5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 7वें का, इसका जो मान होगा ये हो जाएगा यहाँ से बी, ध्रुवों पर अधिक हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारा जी है वह बल है जो पृथ्वी की गुरुत्वीय आकर्षण के कारण प्रति इकाई द्रव्यमान पर लगता है, और इसका औसत मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर कई कारणों से ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह है उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जो जी का सूत्र है ये हो जाएगा Gm1m2/r², ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा
सातवें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? जो पास्कल का नियम है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, तरल दाब का संचरण जो होता है उससे संबंधित होता है पास्कल का नियम। देखो पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी बंद तरल पर एक वस्तु पर दाब डाला जाता है तो वह दाब तरल के सभी भागों में सभी दिशाओं में समान रूप से बिना घटे प्रसारित होती रहती है। यह सिद्धांत स्थिर और स्थिरावस्था जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं उसके लिए लागू होता है और ये द्रव या गैस दोनों पर लागू होता है। ये भी बात याद रखना, बशर्ते तरल जो हमारे असंपीड्य होना चाहिए और बंद प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। आंसर बी सही है 8वें का। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है एक रुद्धोष्म एडिबेटिक प्रक्रम में प्रणाली और उसके परिवेश के बीच अदला बदली की गई है, ऊष्मा की मात्रा होती क्या? ऊष्मा की मात्रा यहाँ से क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से ये जो ऊष्मा की मात्रा होगी इसमें ये हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एडिबेटिक प्रक्रम एक ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम है जिसमें प्रणाली अपने परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। इसका मतलब है कि पूरे प्रक्रम के दौरान ऊष्मा स्थानांतरण 0 हो जाता है। एडिबेटिक प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान 0 होता है, हालांकि यहाँ पर गैस का तापमान बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर संपीड़न या प्रसारण से जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां देखते हैं। क्वेश्चन 10 है पराश्रव या अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं उसकी आवृत्तियाँ कितनी होती हैं? इसकी आवृत्ति जो होती है ये होती है यहाँ से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा सी, यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर। पराश्रव हमारी जो तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे जो एक माध्यम से जैसे वायु, जल या ठोस के माध्यम से यात्रा करने वाले जो कंपन होते हैं उसकी एक श्रेणी के रूप में आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत करती है जो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 11, क्रेडिट कार्ड और एटीएम में मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिद्धांत पर काम करते हैं, ये करते हैं 11 नंबर में इसका हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण में। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड या एटीएम में पिछले भाग पर एक चुंबकीय पट्टी होती है जो मैग्नेट ट्रैप भी यहाँ पर कहा जाता है। इस पट्टी में सूक्ष्म चुंबकीय जो कण होते हैं एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो कार्ड धारक की जानकारी को संग्रहित करते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? ये जब आप कार्ड रीडर को स्वाइप करते हैं तो रीडर में एक चुंबकीय रीड हेड होता है। ठीक है, जैसे चुंबकीय रीड पट्टी पर गुजरता है तो बदलते ही चुंबकीय जो क्षेत्र है उसके कारण रीडर की कुंजी जो होती है वो छोटा सा एक विद्युत धारा प्रेरित करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो इसको चीज़ों को पढ़ पाता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय हमारी जो प्रक्रिया होती है ये सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है और ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11वें का बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण बलों के बढ़ते क्रम को सही रूप से बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का जो सही रूप है इसका एक हो जाएगा लोटानिक घर्षण। ठीक है, उसके बाद होगा सर्पी घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण। राइट, तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है इसका ये सॉरी डी नहीं बी स्टेटमेंट इसका है ये करेक्ट है। लोटानिक घर्षण, सर्पी घर्षण और आपका स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण होता क्या है देख लेते हैं पहले इसको। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण जिसे किसी वस्तु को चलाना शुरू करने के लिए पार करना होता है। ये तीनों प्रकार में सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर ये प्रारंभिक गति से सबसे अधिक विरोध करता है। ठीक है, ये याद रखें। सर्पी घर्षण क्या होता है? सर्पी घर्षण जो होता है ये तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर पहले से ही गति में होती है, ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, अगला लोटानिक घर्षण। लोटानिक घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है जैसे पहिए, गेंद है ना, ये सब घर्षण उत्पन्न करती है जिससे इसका जो घर्षण है सबसे कम होता है क्योंकि लुढ़कते समय वस्तु का जो हमारा जो वस्तु का भाग है एक ही सतह को स्पर्श करता है जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो बाकी आंसर बता दिए मैंने, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, तारे टिमटिमाते क्यों हैं जबकि ग्रह जो आमतौर पर स्थिर रूप से चमकते हैं जब उन्हें पृथ्वी में देखा जाता है तब? तो आंसर क्या होगा? 13 का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ये होगा 13 का आंसर यहाँ से आपको जो 13 का आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से जो है उसके बारे में पहले देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर क्या पूछा है कि अच्छा इनके कौन सा पॉइंट 13 में सही होगा, है ना, ये पूछ रहा है यहाँ से। तो देखो 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा बी आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत होते हैं जबकि ग्रह विस्तृत स्रोत होते हैं इसके। ठीक है, टिमटिमाते क्यों? क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं इसलिए वे आकाश में प्रकाश के सूक्ष्म बिंदु जो स्रोत होते हैं उसके रूप में दिखाई देते हैं। जब तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो ये अलग अलग तापमान और घनत्व की वायु को परतों से होकर गुजरता है। ये परतें
तारे के प्रकाश को अलग अलग दिशा में परिवर्तित करती हैं और जिससे तारे की जो स्थिति होती है और चमक और त्वरित में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से B13 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, प्रोजेक्टर में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है ताकि स्क्रीन एक बड़ा और एक स्पष्ट छवि उत्पन्न की जा सके? आंसर क्या होगा? 14 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रोजेक्टर एक ऐसा उपकरण है जो किसी छोटी छवियां या वीडियो को बड़ा करके यहाँ पर स्क्रीन पर प्रक्षेपित यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाता है। ये किसी फिल्म, LCD पैनल या डिजिटल चिप से आने वाली जो हमारी छोटी छवि होती है उसको लेकर उससे दूर करने को स्क्रीन को बड़ी छवि में बदल देता है। ठीक है, प्रोजेक्टर में जो लेंस है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, ऐसा है। ये भी पूछ सकता है कि इसकी क्या भूमिका होगी। ठीक है, ये स्पष्ट और बड़ा विस्तारित चिप जो होता है वो विक्षेपित करता है, चित्र विक्षेपित करता है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो होता है इसमें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, राइट, और प्रकाश की किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, गोली चलाते समय बंदूक का पीछे हट जाना किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ये मैंने आपको बताया था, एक बार करा चुका हूँ क्वेश्चन साइंस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय गति नियम यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तब क्या होता है? जब गोली चलाते तो हमारा जो गन पाउडर होता है उसके विस्फोट से उत्पन्न गैसें गोली को तेजी से गति आगे की ओर ढकेलती है। उसी समय बंदूक भी यहाँ पर पीछे को समान रूप से विपरीत पर बल धक्का देती है। ठीक है, तो इस कारण बंदूक पीछे की ओर जो झटके है वो लेती है, जिसे रिकॉइल कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रिकॉइल क्या है, किसे कहा जाता है? आपसे बोलेगा जब बंदूक से गोली निकलती तो उसको रिकॉइल यहाँ पर रूप में जानते हैं ना, तो इस टाइप से या बोल देगा किसकी न्यूटन के कौन से नियम के एग्जाम्पल को बता रहा है, तो याद रखना रिकॉइल भी कैसे को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? ठीक है, मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी, यहाँ से वायु। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ये जो तत्व होते हैं वो यौगिक के रूप में अनुपात में भौतिक के साथ यहाँ पर मिला जाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों के बीच कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, याद रखना है, इनके बीच कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी। और वायु के मिश्रण को एक इनमें से जो कोई गैसेस होती हैं उसके नाइट्रोजन के लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जो है जलवाष्प, ये सब अन्य गैसें यहाँ पर देखी जाती हैं इसमें। ठीक है, ये सभी गैसें आपस में रासायनिक रूप से नहीं जुड़ी होती है और प्रत्येक गैस अपनी व्यक्तिगत गुणधर्म में बनाए रखती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ से वायु करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक हैं? 17 में जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें जो यौगिक हैं वो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में दो तत्व होते हैं, कार्बन और ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा जो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं ये, राइट। तो आंसर यहाँ से CO2। निम्नलिखित पर विचार करना है, सोडियम के पानी की तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सोडियम जो पानी है उसके साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 18वें में यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट है। ठीक है, 18वें में यहाँ से पहला करेक्ट है, क्योंकि सोडियम जो है एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, विशेषकर पानी के साथ, राइट। दूसरा, ये विक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, Na+OH, तो हमारा आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे आंसर दोनों करेक्ट हैं, तो सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार करना है। जंग लगना एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा 19 का, ये 19 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जंग लगना एक धीमा रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन होता है जिसे आसानी से उल्टा नहीं जा सकता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया लोहा, जल, नमी और यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर होता है। दूसरा, इसके नमी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये भी मैंने आपको बताया है ना। यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है। 19 का जो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों सही है, सी। 20 नंबर है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? बोले इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ की केवल भौतिक गुणधर्म जैसे आकार, आकृति, अवस्था या रंग बनावट ये सब में बदलाव होता है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पहली बात सही। दूसरा, भौतिक परिवर्तन हमेशा द्रव्यमान को नष्ट हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में हमेशा जो द्रव्यमान होता है वो नष्ट हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये नष्ट नहीं होता है, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, आंसर ए।
21 क्षारों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है इनका स्वाद कड़वा होता है। क्या होगा? ये सही होगा। दूसरा, ये लाल लेटमस को नीला कर देते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या वो करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22, जल शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 में। यहाँ से इसका जो उपयोग किया जाता है ये हो जाएगा 22 में आपका यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा है बेकिंग सोडा, ठीक है, और क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ऑर्गन और सिरका, राइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसका 22 का होगा 22 का हो जाएगा बी, है ना, ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका उपयोग पानी जो पीने हैं उसके लिए पर रोगाणु से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रभावशाली कीटाणुनाशक होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण ये सूखे भुजे चूने से यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पर जो हमारा इस पर क्लोरीन गैस की जो क्रिया कराएंगे उससे यहाँ पर बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सेपोनिफिकेशन अभिक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। यहाँ से इसका जो अच्छा वर्णन करता है जो हमारी सेपोनिफिकेशन है इसका आंसर होगा यहाँ से इसका ये एस्टर की क्षार के साथ अभिक्रिया करके साबुन और अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये हमारा जो होगा ये सेपोनिफिकेशन का वह प्रक्रिया जिसमें एस्टर और क्षार जो होती है ये अभिक्रिया करके साबुन और अल्कोहल से प्राप्त होना बनाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया साबुन बनाने के लिए जो उद्योग है उसमें प्रयोग की जाती है। सेपोनिफिकेशन का आपसे बोलेगा कि ये प्रक्रिया क्या किसके लिए उपयोग की जाती है, तो साबुन बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग की जाती है, ठीक है। ये एक हाइड्रोलिसिक यहाँ पर अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा क्षेपी है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। साबुन वास्तव में एक लंबे यहाँ पर जो श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड है उसके सोडियम पोटेशियम लवण में पाए जाते हैं। तो ये सब बातें पूरी याद रखनी। आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है यहाँ से 24 का आंसर हो जाएगा ये सोना, गोल्ड, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु की अभिक्रियाशीलता इस प्रकार निर्भर करती है कि वे कितनी आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खोती हैं, ऋणायन बनाती हैं और वायु और जल अम्लों के साथ कितनी प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से जो सोना होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का आंसर सी, ये चांदी, ठीक है। 26, सूजन को कम करने के लिए कोल्ड पैक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आंसर जो इसका आंसर ये अमोनियम नाइट्रेट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को अमाशय और छोटी जो आंत है उसे यकृत तक पहुंचाने वाली वाहिका का नाम क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का आंसर इसका जो नाम होगा हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है? किसका निर्माण जो है ये यकृत द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आंसर बी, यूरिया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। यकृत यूरिया चक्र है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये जो हमारे चक्र है उसके शरीर में प्रोटीन जो चयापचय होते हैं उसके उत्पन्न विषाक्त जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करता है ताकि शरीर जो होता है ये अतिरिक्त नाइट्रोजन से छुटकारा पा सके और इसके बाद यूरिया को व्यक्त जो किडनी होती है उसके द्वारा उत्सर्जित किया जा सके। अतः यूरिया का निर्माण यकृत का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा 28 का बी करेक्ट है। 29, निम्नलिखित में से किसे कुआं और तालाबों में छोड़ना मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का आंसर गैम्बूसिया मछली, ठीक है, गैम्बूसिया मछली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैम्बूसिया मछली जो होती है ये मस्कीटो फिश भी कहा जाता है। एक छोटी मीठे पानी की जो हमारी मछली है जो मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने अत्यंत प्रभावी तरीके से इनको कम करने के लिए होती है ये, ठीक है, क्योंकि ये पानी के में जो रहने वाले जो मच्छर हैं उसके लार्वा में प्यूपा को बड़े चौप से यहाँ पर खाती है, जिससे क्या होगा विशेष रूप से जो रुके हुए जल हैं उसका स्रोत यहाँ पर तालाब नाले है ना, जो अनुपयुक्त मच्छर हैं कुएँ हैं तो सब यहाँ पर इसको उद्देश्य इसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मच्छरों की जो अधिकता है या उनकी लार्वा है उसको कम करे। 30 नंबर, केसर या मसाले जो होते हैं उसके निर्माण में पौधे
के संबंध में आपको बताना किस भाग में इसका उपयोग किया जाता है, किस भाग का उपयोग इसको हम करते हैं मसाले के रूप में, केसर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से ये डी, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका केसर मसाला एक विशेष फूल क्रोकस सैटिवस, जिसे आमतौर पर केसर क्रोकस यहाँ पर कहा जाता है, जिसे प्राप्त होता है। ये मसाला मुख्य रूप से फूल की चमकीली जो लाल हमारी वर्तिका होते हैं, राइट, उस और स्टाइलिश जो प्राप्त में जान सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें सामूहिक रूप से थ्रेड्स यहाँ पर कहा जाता है। ये स्त्री जनन अंग के भाग होते हैं जो पराग यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका वर्तिका का, इसका करेक्ट आंसर है 30 का। 31 देखते हैं। 31 है, एक विवाहित जोड़े ने एक नर बच्चे को गोद लिया। ठीक है, कुछ वर्ष बाद यहाँ पर जुड़वा बेटा पैदा हुए। उस जोड़े का रक्त AB समूह था, पॉजिटिव था। ठीक है, O नेगेटिव है और तीनों बेटों के रक्त समूह क्रमशः A, B और O यहाँ पर पॉजिटिव है। गोद लिए गए बेटे का रक्त समूह क्या होगा? 31 का जो आंसर हो जाएगा इसका जो हमारा होगा ये O पॉजिटिव होगा। क्या होगा? O पॉजिटिव। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है 32 में? ठीक है, देखते हैं पहला। यहाँ से पहली बात है, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वायरसों को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, इनको संवर्धित नहीं कर सकते, गलत है ये। वायरस केवल जैविक वाहकों के माध्यम से ही एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, गलत है। केवल यहाँ वाहकों के माध्यम से नहीं और भी माध्यम से यहाँ पर संचारित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट है 32 का, ये करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओनली वन करेक्ट है। 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वित्त की स्थापना का प्रावधान कौन सा आर्टिकल यहाँ पर करता है? ठीक है, 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल होगा इसका 280। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख यहाँ पर किया गया है? ठीक है, दा से दल और दा से 10। ठीक है, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिक टाइप में। तो 34 है, इसका आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर। भारतीय संविधान की नवीन सूची के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये था, ये इंदिरा गांधी के टाइम पर नहीं जोड़ा गया था। नवीन सूची भारतीय संविधान की वह है हमारी अनुसूची है जिसमें उन कानूनों की सूची दी गई थी जिसमें मौलिक अधिकारों को उल्लंघन आधार पर न्यायिक समीक्षा का संरक्षण दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर नवीन सूची को 1951 के पहले संविधान संशोधन के दिन में यहाँ पर जोड़ा गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ना कि इंदिरा गांधी। तो गलत हो जाएगा। इसमें रखे गए कानून को भारतीय संविधान की मूल संरचना और उल्लंघन करने की चुनौती दी जा सकती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, इसमें किसी भी कानून को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता होती है। ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 का सही पूछा है तो 2 और 3। 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका संपत्ति का अधिकार, बी यहाँ से इसका ये मौलिक अधिकार नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना है। ठीक है, पहली बात है उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करना। ठीक है, उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करना और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को एक संघीय क्षेत्र में विस्तार करना। ठीक है, तो इसमें बोला कि यहाँ पर जो है कितने काम है जो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, भारत में जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो केवल एक काम है जो राष्ट्रपति यहाँ पर कर सकता है, पहला वाला, ये उच्च न्यायालय की शक्तियाँ निर्धारित कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संघीय विस्तार ये नहीं कर सकता है। और देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है। तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना करना, ये भी यहाँ पर ये नहीं कर सकता है। फिर पहली बात थी वो कर सकता था क्योंकि यहाँ पर 216 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, जैसा कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया था। सिर्फ ये बात इसकी करेक्ट है, बाकी यहाँ पर दोनों बातें दूसरी तीसरी गलत थी। तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर किया गया कार्य सिर्फ आपका एक होगा, पहला ये डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से ये नीति आयोग, राइट। नीति आयोग एक हमारा गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जिसे
एक कार्यकारी संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि यहाँ पर चुनाव आयोग और वित्त आयोग एक संवैधिक हमारे संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, देखो संवैधानिक क्या होते हैं, कल मैंने बताया था आपको संवैधानिक क्या होते हैं, और यहाँ पर संवैधिक क्या होते हैं। संवैधानिक होते हैं जो हमारा कोई आर्टिकल के तहत आएंगे, वो क्या होंगे, संवैधानिक। ठीक है, और जो संविधिक क्या होंगे, संविधिक होते हैं जो हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बनाए हैं, उसको संविधिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। आंसर 38 का सी। 39, भारतीय संविधान के तहत मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, यहाँ से ये दी गई थी, सोचना है आपको। आंसर हो जाएगा 39 का आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। 110 में क्या है, मनी बिल के रूप में वर्गीकृत के लिए यहाँ पर एक बिल के लिए मानदंड को परिभाषित करता है, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पर प्रमाणित किया था। आर्टिकल 110(1) है, इसमें स्पष्ट रूप से मनी बिल को यहाँ पर एक ऐसा बिल परिभाषित करता है जो विशिष्ट वित्तीय मामलों में संबंधित होता है, जिसमें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 39 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 40, राइट। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, यहाँ से ये 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं अनुसूची सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिन्हें भारत की राजकीय भाषाएं, ऑफिशियल जो लैंग्वेज उसके रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, और भारत में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी समय समय पर संशोधन द्वारा नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं 8 अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, आंसर हमारा सी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, यहाँ से ये आर्टिकल 61 बी, यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली का एकात्मक तत्व लक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का, यहाँ से ये इसका जो लक्षण है ये एकल नागरिकता, बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय प्रणाली में एकल नागरिकता की जो हमारी व्यवस्था है यह है, जबकि कुछ अन्य संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, भारत में सभी नागरिक केवल भारतीय नागरिक यहाँ पर होते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा 1937 के कांग्रेस चुनाव के घोषणा पत्र का उद्देश्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है आपको। इसका जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट को। पहला बोला है भारत सरकार ने 1935 को समाप्त करना। ठीक है, आपका यहाँ से क्या होगा, इसका उद्देश्य था, करेक्ट है। श्रमिक संघों के जो हमारे गठन थे उनका अधिकार होता था ये, राइट। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, आर्टिकल 17 जो था, ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, देखो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यहाँ पर इसमें नहीं शामिल था, है ना, ये गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा इसमें नहीं देखा गया था। बाकी आपके तीनों करेक्ट होंगे, 1 2 3 सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी 43 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, उसकी पेंटिंग थॉमस गेंसबरो द्वारा बनाई गई। वह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम दौरान ब्रिटिश जो हमारे सैन्य बल थे उसके कमांडर थे, और 1793 में, ठीक है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया गया था, तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 44 का, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, प्रशासक और कूटनीतिक थे, जिन्होंने पहले अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध थे उसकी सेवा में यहाँ पर दी, और उन्होंने यहाँ पर उनके जो सैनिक थे यॉर्कटाउन, वो अमेरिकियों जो थे उनके सामने यहाँ पर समर्पण किया था। ठीक है, और 1786 में उन्होंने बंगाल गवर्नर को उनके गवर्नर जनरल को पद से इस्तीफा दिया था। तो ये सब बातें याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 44 का, यहाँ से फाइनली जो आंसर है वो डी कॉर्नवालिस। 45 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन राइट्स कमीशन दंगे जो आयोग है 1878 उसके उद्देश्य का सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, यहाँ से जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र जो है इसमें साहूकार के खिलाफ किसान असंतोष के कारणों की जांच करना, सी ये क्या होगा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दंगे पश्चिमी महाराष्ट्र में विशेष रूप से पुणे और अहमदाबाद जिले के यहाँ पर हुए थे, और जहाँ किसानों के जो हमारे शोषणकारी थे उनके साहूकार के खिलाफ यहाँ पर हिंसक विरोध किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, महाराष्ट्र के साहूकार के खिलाफ यहाँ पर किसान असंतोष के कारण जांच करना। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ महिला नेताओं के योगदान को सही रूप में मेल खाता है, या इस विशेष रूप से नमक सत्याग्रह में। ठीक है, तो देखते हैं इसको 46 को। देखो 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, सरोजिनी नायडू, ये क्या है, जो सरोजिनी नायडू हैं, और क्या है एनी बेसेंट। यहाँ देखो जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका, ये आंसर होगा
कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये हमारा सही ढंग से इसमें मैच था। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी को महिलाओं की जो आंदोलन है उसमें शामिल करने के लिए बनाया था और सार्वजनिक रूप से नमक और शराब कानून तोड़ा था इन्होंने। ठीक है, इसलिए नमक सत्याग्रह को लेकर महिलाओं की व्यापक भागीदारी हुई थी। उन्होंने यहाँ पर पैकेटिंग विरोध करके यहाँ पर प्रदर्शन में भाग लिया और कई स्थानीय सत्याग्रह में भी आयोजन किया था। राइट, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा इसका यहाँ से बी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47। स्थायी बंदोबस्त के तहत सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम का अर्थ क्या है? ठीक है, सनसेट लॉ का अर्थ यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अर्थ यहाँ पर है कि जो सूर्यास्त तक राजस्व का भुगतान न करने पर नीलामी होती थी, है ना। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त जो था 1793 में। ठीक है, इसके तहत जमींदारी को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्धारित वार्षिक राजस्व का भुगतान करना होता था, चाहे वह फसलें असफल हो या उत्पादन में कोई उतार चढ़ाव हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा इसका आंसर जो होगा 47 का ये हमारा हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्नेलिया सोराबजी के बारे में सही है? कॉर्नेलिया सोराबजी के बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। वह लॉ प्रैक्टिस करने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने प्रदर्शनी जो महिलाएं उसके कानूनी की यहाँ पर अधिकारों के लिए काम किया था। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा 48 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 है चिन्हट की लड़ाई 1857 में विद्रोहियों के द्वारा प्रारंभिक चरणों को हासिल करने के लिए एक दुर्लभ विजय किस शहर में पास लड़ी गई थी? बताना किस शहर के पास लड़ी गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 49 का यहाँ से ये करेक्ट आंसर लखनऊ के पास ही पड़ता है चिन्हट। ठीक है, तो चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 को लखनऊ के पास स्थित चिन्हट नामक एक गांव में लड़ी गई थी जो 1857 के विद्रोह के प्रारंभिक चरण में हुई थी। ब्रिटिश सेना का नेता तो इसमें सर हेनरी लॉरेंस ने किया था जो लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा वस्तुतः प्रशुशासन जो था उसमें दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला जो 50 का हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने प्रांतीय स्तर पर पूर्ण हमारी भारतीय बहुमत है उसके आधार पर विधान परिषद की स्थापना की अनुमति दी थी। सेकंड क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, है ना, यहाँ पर इसने अनुमति नहीं दी थी इसको। थर्ड बात, इस अधिनियम ने भारतीय सेना को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण में ला दिया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था यहाँ से हमारा ये गलत था। तो आंसर क्या होगा 13, तो ए यहाँ से इसका 50 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदुस्तानी और सुधारक समाज जो हमारे जो सुधारक समाचार पत्र थे उसके संपादक निम्न से कौन थे? हिंदुस्तानी के और यहाँ पर समाज सुधारक के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से ये डी, गंगा प्रसाद और वर्मा और गणेश अगरकर यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक जो था नमक रिफॉर्म यहाँ पर पत्र की शुरुआत की थी, जिसे संपादक भी यही थे। ठीक है, इस पत्र में माध्यम से उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद यहाँ पर जो सामाजिक बुराई थी उसको चुनौती भी दी थी। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक थे उनके साथ मिलकर पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का भी यहाँ पर काम किया था। ठीक है, याद रखना है। आंसर यहाँ से 51 का डी। 52, आर्थिक संपत्ति शोषण ड्रेन ऑफ वेल्थ पर लेखन किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ से जो लेख नहीं है ये शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इससे संबंध नहीं है इनका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 53। रैले कमीशन 1902 की सिफारिशों को यहाँ पर विचार करने कौन सा अधिनियम यहाँ पर था, इसके आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 में ये पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, है ना। ये 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक अशांति देखी गई थी और सरकारी दृष्टिकोण में यह था कि यहाँ पर जो निजी प्रबंधन है उसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई थी और शैक्षिक संस्थाएं राजनीतिक क्रांतिकारी को लेकर उत्पादन में कोई करने वाली फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो रैले कमीशन था 1902 में यहाँ पर इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ना कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थितियों को देखने के लिए। तो ए यहाँ से क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा है उसका। ठीक है, 53 नंबर 54। उन्होंने 1926 में नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की और भारत में काउंटिंग के संस्थापक थे और वे अभ्युदय के संस्थापक भी रहे। उन्होंने किसका विवरण यहाँ पर कर रहा है? ठीक है, जो बात बता रहा है किसका विवरण कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से
जो आंसर है आपका हो जाएगा 54 का आंसर ये एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। वे हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक और मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है, याद रखना है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न और देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, कब? 2014 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर। किस गवर्नर जनरल का संबंध रंजीत सिंह के साथ सदैव मित्रता संधि, ट्रीटी ऑफ पर्चुअल फ्रेंडशिप और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील न्यायालयों को सर्किट व्यवस्था को समाप्त करने से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा हमारा इसका 55 का ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी थे, जैसे कि सती प्रथा, सती थी और उसका अन्य कार्य जो क्रूर रीतियाँ है ना, और ठगी की समाप्ति, चार्टर अधिनियम 1833 है ना, ये सब इसके काम थे। और 1835 का जो प्रस्ताव था ये, और मैसूर का 1831 और कोडक जो 1834 के केंद्रीय जो कचार थे 1834 इसका विलय, तो ये सब इसमें बात इसकी जान सकते हो। क्वेश्चन 56, गांधी विन समझौता को किस नाम से भी जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ये दिल्ली समझौता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से इसको जानते थे। 57, इनमें से कौन आईएनए ट्रायल्स के संबंधित नहीं है? आईएनए ट्रायल्स संबंधित में से नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ये मोहन सिंह से संबंधित नहीं है। ऐनी के हार के बाद कई आईएनए सैनिक को पीओडब्ल्यू के रूप में यहाँ पर कोर्ट्स मार्शल को यहाँ पर पेश किया गया था, जिसमें देश भर में विरोध हुए थे और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक तेज कर दिया था इसने, ठीक है। 1945 में नवंबर में लाल किला में पहला यहाँ पर ट्रायल 3 अधिकारियों का यहाँ पर किया गया था, एक तो प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, और शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, राइट, तो यहाँ पर ये नहीं थे मोहन सिंह। 58 नंबर देखते हैं, स्थानीय स्वशासन की अत्यधिक प्रभावी प्रणाली जिसमें गांव की जो सभाएं उर और सभा शामिल थी, ये एक विशिष्ट विशेषता थी जो कि प्रमुख दक्षिण भारतीय वर्ष का पर प्रशासन का हिस्सा होता था, राइट। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, ये मतलब कौन थे, तो किसकी बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 58 का आंसर 58 का जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा चोल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश के संस्थापक थे विद्यन शक्ति है ना, तो 59 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विद्यन शक्ति जो थे ये वाकाटक वंश की स्थापना की, उन्हें अजंता गुफाओं में शिलालेख में वाकाटक परिवार के ध्वजावाह के रूप में भी उल्लेखित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से जो विक्रम संवत इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व यहाँ पर हुई थी। विक्रम संवत युग जिसे विक्रम यहाँ पर युग भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व यहाँ पर हुई थी, राइट। व्यापक रूप से यहाँ पर जो ये पारंपरिक हिंदू कैलेंडर था उसमें यहाँ पर भारत नेपाल में यूज करते हैं इसको। वह युग समानता सम्राट और विक्रमादित्य द्वारा शक और जो आक्रमणकारी हमारी विजय प्राप्त नीति थी उसके तहत यहाँ पर किया जाता था। तो सिंपल से याद रखना है, कब से हुई थी? 57 ईसा पूर्व। 61, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत यात्रा करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीनी यात्री का नाम यहाँ से था जो डी हैंसो। 62, निम्नलिखित में से पल्लव वंश के किस राजा ने महान चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर पराजित किया और वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का आंसर ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वह प्रतिहार शासक जिसने 1836 में कन्नौज को पुनः प्राप्त किया जो साम्राज्य की राजधानी बनी रही वह था कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का आंसर मिहिर भोज, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पेश किया गया था विशेष रूप से कुलीनों के विद्रोह को रोकने के लिए था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 64 का आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा वंशानुगत एकता प्रणाली की समाप्ति और वेतन का सख्त ऑडिट यहाँ पर निरीक्षण, राइट, ये हमारा 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो इसका टाइम पीरियड क्या था 1296 से 1316, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और यहाँ पर इसको जो कुछ पॉइंट्स थे अगर आप एक बार जाकर डीप में पढ़ लोगे इसको तो अच्छा रहेगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65 नंबर, दिल्ली सल्तनत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्य रूप से सल्तनत के आधिकारिक रिकॉर्ड और पत्राचार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आंसर ये दीवान इंसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान इंसा दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत थी उसके तहत यहाँ पर शाही पत्राचार
और रिकॉर्ड का विभाग था। विशेष रूप से बलवन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे यहाँ पर शासक के समय में देखा गया था। ये विभाग सभी आधिकारिक संचार जैसे फरमान, शाही आदेश जो थे, संधियाँ, पत्र, मसौदा तैयार करने के लिए यहाँ पर भेजने का काम करते थे। क्वेश्चन 66 है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक नीति अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सैन्य दक्षता दीर्घकालिक रूप में गिरावट का योगदान करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का आंसर ये अत्यधिक जमींदारी का आवंटन माध्यम से जमींदारी संकट का पुनरुद्धार, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 हो गया। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मध्यकालीन कालखंड में चोल साम्राज्य की समुद्री व्यापार और कूटनीति भूमिका का सबसे अच्छे तरीके व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर होगा 67 का आंसर ये हो जाएगा आपका। जो चोल थे उन्होंने वाणिज्यिक जो हमारे दूतावास थे वो भेजे और श्री विजय सहित यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके लिए नौसैनिक अभियानों में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो सी यहाँ से क्या होगा 67 का जो हमारा जिस चोल साम्राज्य के समुद्री व्यापार में सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करा बात सी स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे जो पहले पल्लव को एक अधीनस्थ शासक थे। उन्होंने 885 ईस्वी में तंजावुर को कब्जा किया और 9वीं शताब्दी में अंत तक यहाँ पर चोलों ने कांची जो थे उसके पल्लवों को यहाँ पर हराया था और पांडवों को यहाँ पर कमजोर किया था, जिससे दक्षिणी तमिल देश यहाँ पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 68 नंबर। 68 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में बिहार के सकल राज्य मूल वर्धन जो था जीवीए स्थिर 2011-12 मूल्यों के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 है ना, हाँ 68 का हो जाएगा यहाँ से आंसर 19.9%। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फसलें जो थी GSVA इसका 9%, पशुपालन का GSV जो था 6.3% और वानिकी मछली जो उसका लेकर के था 19.9% यहाँ पर योगदान करता था। तो यहाँ से ये आंसर होगा। तीनों बातें और भी पॉइंट लिख सकते हो इसके जो बताया मैंने। 69, निम्नलिखित में से कौन सा 2023-24 में बिहार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा घटक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से आपका आंसर ये सी केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या थी? बिहार की जो साक्षरता दर है यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 61.08 61.80 है ना ये, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। 71, बिहार आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2024-25 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के मामले में बिहार का भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है और ये भारत से कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के समाहित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ से जो समाहित करता है ये 12वां स्थान है और भारत के क्षेत्रफल का 2.86 भाग यहाँ पर समाहित करता है। तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 71 का ए करेक्ट आंसर है। 72 है, ISFR वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वन आरक्षण के समाहित करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये 8%। ठीक है, बिहार में वन जो आवरण है, बिहार का वन आवरण जो है ये 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है। ठीक है, जिसमें 8% इसका बताता है। बिहार में कुल वृक्ष का आवरण जो है, वृक्ष का जो आवरण है उसमें 2370.21 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण से तात्पर्य उन क्षेत्रों से जो रिकॉर्ड वन क्षेत्र के बाहर हैं, लेकिन जिनमें वृक्षों की क्षेत्र जो है वो घनत्व यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 72 का 8% करेक्ट हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आंसर ये पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो यहाँ पर जो हमारा ये सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, नेपाल सीमा साझा करते हैं। इसमें देखो एक तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण पहला, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवां सुपौल, छठा अररिया, सातवां आपका किशनगंज। ये सब यहाँ पे इसमें सीमा साझा करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं यहाँ से। यहाँ 74 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ वर्तमान में पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा मूल रूप से स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का यहाँ से ये पाल वंश, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ से सौर वेदनम महोत्सव जो मार्च 2025 में आयोजित हुआ था, बिहार के किस जिले में यहाँ पर आयोजित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से
ये आयोजित किया गया था पूर्वी चंपारण। सी करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। BCW जो हमारा यहाँ पर BPSC जो कॉन्सेप्ट वाला है उसका, ठीक है। तो यहाँ से 75 क्वेश्चन कवर होगा। पार्ट जो 2 रहेंगे उसमें 76 से और 150 तक उसमें क्वेश्चन कवर कर लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो जितने टॉपिक यहाँ पर आए वो टॉपिक आपको डाउट लग रहेगा तो वो टॉपिक जाकर अच्छे से कवर कर लेना है। जो नहीं आते हैं टॉपिक आपको पॉइंट थे तो A4 पेपर में इनको पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।